three-dimensional geometry. Today we will discuss about three-dimensional geometry. In previous classes, we also study about introductory of three-dimensional geometry and 2D geometry. 2D means two-dimensional geometry and 3D means three-dimensional geometry. Since which have two dimensions, in that surface is known as, in that surface shapes of geometry or study of geometry is known as 2D geometry. But when three perpendicular directions are meet at a point, and in this frame, when we study about different shapes of three dimensions, that is called थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री. थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब है 2D या 3D कि ऐसा सरफेस जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, जिसमें कि केवल टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस को ही ड्रा किया जा सकता हो, दैट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल. और यदि जब हम उसमें एक फ्रेम लेते हैं, एक फ्रेम को फाइनलाइज करते हैं और उसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से उस सरफेस पर किसी पॉइंट को या किसी शेप को क्या करते हैं, लोकेट करते हैं और उसके संबंध में डिस्कस करते हैं, तो वो कहलाती है हमें 2D ज्योमेट्री. लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में हो, अंतरिक्ष में हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें 3D ज्योमेट्री की हेल्प लेनी पड़ती है. किसी भी पॉइंट को लोकेट भी करना है, यदि आकाश के किसी पॉइंट को लोकेट करना है, कहाँ से, जिस जगह पर हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से वो हम जिस जगह पर हैं उससे यदि हम लेंथ वाइज चलें, ज़मीन पर चलें तो कितनी दूरी पर है, फिर ज़मीन पर चलने के बाद जिस जगह पर हम उससे सीधा सीधा चलें और फिर उससे उसकी सीध में चले, तो दो और थर्ड डायरेक्शन कितना ऊपर हम चलें. तो इस तरह से थ्री परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होते हैं. किसी भी प्लेन में टू डायमेंशंस होते हैं, केवल दो परपेंडिकुलर, किसी भी प्लेन पर केवल दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही ड्रा किए जा सकते हैं. लेकिन जब उस प्लेन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट लोकेट मैंने करना हो, जब कोई उन दो माने उस प्लेन के किसी प्लेन से पर्टिकुलर डिस्टेंस में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है, स्थित है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि थ्री परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएंगे. प्लेन में टू है और तीसरा कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है, तो ये इस कंडीशन बनती है स्पेस की, अंतरिक्ष की. जैसे हम जमीन से किसी तारे की पोजीशन लोकेट कर रहे हैं, या हम एक कमरा ले लें, कमरे में बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, मान 3 डायमेंशंस हैं, तो कमरे में बहुत सारी दीवार होती है, रेक्टेंगुलर का रूम है. यदि हम किन्हीं तीन जो हमारा फर्श है उसके दो पॉइंट, दो लाइंस को, और तीसरा जो ऊपरी दीवार खड़ी होती है उसके ले लें, तो इस तरह से तीनों बॉर्डर एक पॉइंट पर मिलती हैं. तो इनको हम क्रमशः ले लें, एक को एक्स, एक को वाई, और जो हाइट वाली है उसको जेड. तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती हैं वो हो जाता ओरिजिन. तो थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन इन स्पेस डिफाइन थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स. वास्तव में लाइन जो बॉर्डर है, किसी भी प्लेन का बॉर्डर है, यदि उसको इनफाइनाइटली बढ़ाते जाएं तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, क्योंकि प्लेन भी इनफाइनाइट होता है. तो जिस पॉइंट पर थ्री परपेंडिकुलर प्लेन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, माने कमरे की बात करें तो एक फर्श की दीवार, एक फर्श और दूसरा दो दीवारें, दो कोई भी दीवारें ले लो, फर्श ले लो, तो ये जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं तो एक पॉइंट तीनों के बीच कॉमन मिलेगा, क्योंकि प्लेन का जो बॉर्डर है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनकी बॉर्डर स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है. तो स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं,
स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं एक्सेस, जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। और जिन प्लेन से मिलके बना है, तो जिन दो कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच में लाइज करता है उसको हम वो प्लेन कहते हैं। जैसे हम फर्श को मान लें, फर्श से जुड़ी हुई दो जो रेक्टेंगुलर हैं उनको एक्स एंड वाई मान लें, तो एक्स वाई प्लेन हो जाएगा फर्श, और दो दीवारें हो जाएंगी। और यदि कॉर्नर की जो दीवार चल रही माने बॉर्डर चली है उसको हम जेड मान लें, तो एक प्लेन हमारा हो जाएगा वाई जेड और एक प्लेन हो जाएगा हमारा एक्स जेड। तो इस तरह से थ्री प्लेन्स, व्हेन थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स आर इंटरसेक्टेड, देन दे फॉर्म ए फ्रेम, स्पेसिफिक फ्रेम, स्पेस का फ्रेम बनाते हैं, जिसके रेफरेंसिव फ्रेम्स कहते हैं, रेफरेंस फ्रेम बनाते हैं। इस रेफरेंस फ्रेम के जो ओरिजिन है उसके रिस्पेक्ट में हम डिस्टेंस को या डिफरेंट शेप्स को क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। तो थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इन स्पेस डिफाइन थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स which in turn divide the space into 8 parts known as octants, and the lines are known as the coordinate axis। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जब इंटरसेक्ट करती है तो ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई, ये जेड हो गई। अब इसमें टू डायरेक्शन से एक्स वाई इसमें यदि ले लें तो जेड क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा। माने इसमें यदि हम एक डायरेक्शन इसको दे दें तो ये हमारा 3D हो जाएगा। तो अब यदि ध्यान से देखो तो एक प्लेन यहीं पर आपको दिख जाएगा, एक्स है तो एक्स वाई जेड एक प्लेन एक साइड का हो गया। फिर ऑक्टेंट कैसे बनते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स ओ वाई जेड, फिर एक्स डैश ओ वाई जेड, फिर वाई डैश ओ वाई जेड, या वाई डैश एक्स ओ वाई डैश, एक्सो जेड डैश, ऐसे 8 ऑक्टेंट बनते हैं। यदि कमरे के ऊपर जाओ तो आप कमरे की दीवारों पर, तो जिस जगह पर ये मिल रहे हैं उस जगह जो दो दीवारें हैं उसके सेकंड साइड में एक प्लेन हो गया, एक दीवार, 2 3 प्लेन, तो ये हो गए फर्श और दो दीवार। अब उसके नीचे यदि जाए तो फोर्थ प्लेन हो गया, दोनों दीवार के नीचे जाए तो उसका नेगेटिव साइड हो जाएगा, फोर्थ और फिफ्थ प्लेन हो जाएगा। फर्श को हम एक दीवार के उस साइड मिल जाए तो सिक्स्थ प्लेन हो जाएगा, फर्श को सेकंड दीवार के सेकंड साइड जाए तो सेवंथ प्लेन हो जाएगा। तो कुल, और एक दीवार को सेकंड दीवार के उस साइड ले जाए तो कुल 8 प्लेन। तो माने जहां पर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर माने प्लेन मिलते हैं वो 8 ऑक्टेंट्स बनाते हैं। ऑक्टेंट जिन्हें कहा जाता है 8 प्लेन्स के इंटरसेक्टिंग से रिफरेंसिव माने प्लेन का जो 3D रिफरेंसिव फ्रेम बनता है। 8 प्लेन्स के इंटरसेक्टिंग से, कितने प्लेन्स के, 8 प्लेन्स, दैट इज कॉल्ड इन ऑक्टेंट्स के इंटरसेक्टिंग से क्या निर्मित होता है, एक रिफरेंसिव फ्रेम ऑफ 3D निर्मित होता है। ये जो शो किया है मैंने, जैसे इसमें 3 प्लेन्स मैंने शो रखे, एक्स ओ वाई तो एक्स वाई प्लेन, जेड ओ वाई वाई जेड प्लेन, और एक्स ओ जेड एक्स जेड आर एक्स ओ जेड प्लेन। अब इस प्लेन में यदि हम सिचुएटेड हैं तो वाई जेड में है, निश्चित है वाई जेड प्लेन में है, तो हम एक्स के लिए नहीं चलेंगे क्योंकि प्लेन में 2 परपेंडिकुलर डायमेंशन होते हैं। इसी तरह से यदि हम एक्स जेड डायमेंशन माने प्लेन में है तो इसमें वाई नहीं चला गया, और यदि एक्स ओ वाई और एक्स वाई प्लेन में है तो जेड पर हम नहीं चले। 3D या इस 3D ज्योमेट्री कहने का मतलब यह है कि हमें किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए 3 परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस चलना पड़ता है। फर्स्ट डिस्टेंस along the या पैरेलल द एक्स एक्सेस, सेकेंड डिस्टेंस विल बी along or parallel to y axis, और third distance will be measured along the z axis, and each coordinate shows 3 distances. Each coordinate of 3D shows, since it has 3 dimensions, so and it has made by 3 perpendicular
lines and 8 planes. So when we locate any point, then we use 3 distances. यदि हम बात करें कि यदि इसमें 8 प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं और ये 8 प्लेन्स मिलकर 3 लाइन्स पर से होकर जाते हैं, 3 लाइन जो इंटरसेक्टिंग है ये कॉमन लाइन्स हैं, इनके रिस्पेक्ट में हम बात करें तो हमें 3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट को लोकेट करना हो स्पेस में 3D ज्योमेट्री में, तो हमें कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? 3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस से चलनी पड़ेगी। फर्स्ट एक्स एक्सेस के पैरेलल या एक्स एक्सेस पर, सेकंड वाई एक्सेस के पैरेलल या वाई एक्सेस पर, और थर्ड जेड एक्सेस के पैरेलल। तो इस तरह से तब हम कहीं किसी पॉइंट पर पहुंचेंगे। यदि पर्टिकुलर किसी प्लेन में हो गया तो निश्चित है कि एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। अब इसके बाद इंट्रोडक्टरी हो गया। अब डिस्टेंस, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट पी एक्स वाई जेड फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सेस। यदि हम किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सेस पे, अंतरिक्ष के किसी भी पॉइंट से कोऑर्डिनेट एक्सेस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो आपको दिखेगी, यदि आप आपके कमरे में पंखा या किसी ऊपर की चीज को बांध के सीधा कील ठोक दो, कहाँ पर? जो वाइडर्स मिला रही हैं, तो ये परपेंडिकुलर होता है। किस पर परपेंडिकुलर होता है? लाइन पर। जैसे ये दिख रही है, पॉइंट पी से हमने ड्रा किया परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का बन रहा है। ये प्लेन से हमें एंगल नहीं बन रहा है, एंगल बिटवीन लाइन। जब कोई लाइन इस तरह से खींची गई हो, ये एक लाइन है, ये एक लाइन रखी हुई है, तो इस पर जब हम किसी इसको मानते हैं तो ये कितने का एंगल है? 90 डिग्री। इस साइड भी 90, इस साइड भी 90। ये स्पेस का कोई पॉइंट है, तो इस साइड भी 90 बन रहा है, इस साइड भी 90। अब हम वाई जेड एक्सेस पे ले लें ऐसा, तो तुम्हें ये एंगल नहीं लेना, प्लेन से एंगल नहीं लेना, लेना एंगल किससे? आपके कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो इस दोनों साइड में कितने का एंगल बन रहा है? 90 90 का। इसी तरह एक्स एक्सेस पे ले लें, ये है तो माने तिरछा लिख रहा है, ये पॉइंट पी है, लेकिन इसके दोनों ओर कितने का एंगल बन रहा है? 90 90 का। स्ट्रेट लाइन कितने कितने का एंगल बना रही है? 90 90। जैसे मैंने ये किया है पॉइंट पी, तो ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन से कितने का एंगल बनाएगा? 90 90 की। यहाँ से स्पष्ट दिख नहीं रहा है, जैसे अपने को ये दिख रहा है, ये सीधा पी। यदि हम इसको एक बार एक्स शो कर दें, ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। यदि हम वाई पे स्पष्ट दिख रहा है कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि प्लेन में 2 डायमेंशंस को इजीली शो किया जा सकता है, 3 डायमेंशंस को स्पष्ट नहीं दिखाया जा सकता। इसलिए अब चूंकि जब हम प्लेन से ड्रा करेंगे एक्स एक्सेस पर, एक्स एक्सेस से किसी पॉइंट पी की डिस्टेंस, ये ट्रायंगल ले लें हम ओ पी आर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ओ पी आर ये डिस्टेंस निकालनी है हमें ओ आर। तो ओ आर एंड ओ पी आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। OP and OR will be perpendicular, sorry, OP and गलत बोल गया, PR and OR are perpendicular on each other। कौन कौन? PR and OR will be always perpendicular, and we want to find out distance from x axis। इसकी लोकेशन क्या है? पी एक्स वाई जेड। ये डिस्टेंस कितनी हुई? x। हम निकालना चाहते हैं किसकी वैल्यू? पी आर की। पी आर हुआ ना, पी आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी टू एक्स एक्सेस विच विल बी पी आर, और पी आर है तो पी आर का मतलब है ये दोनों परपेंडिकुलर थी, तो क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फ्रॉम एक्स एक्सेस ये हो गई x, और इसको हम ले लें कितना? y, ये हो गई OPR। तो ये होती है फ्रॉम एक्स एक्सेस √y² प्लस z²। इसको सेकेंड वाले में दिखा रहा हूं, फ्रॉम y एक्सेस, फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सेस। ये डिस्टेंस pm जो है वो क्या है? y एक्सेस से किसकी डिस्टेंस है? पॉइंट p की। पॉइंट तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? पीएम हमें फाइंड आउट करना है, तो पीएम की डिस्टेंस कितनी होगी?
एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. डिस्टेंस ऑफ पीएम विल बी पीएम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. और जेड एक्सेस से डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीएन है, तो इट विल बी इक्वल टू पीएन विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो अलग अलग प्लेन्स में जो ट्रायंगल है वो यहाँ स्पष्ट नहीं क्लियर समझ में आएंगे. तो किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सेस से 3D पे किसी पॉइंट की, ये भी फार्मूला आप पिछले साल पढ़ चुके हैं, ये रिवाइज कर रहा था मैं. सेकंड, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई जेड फ्रॉम प्लेन एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स. किसी भी पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस. अब ये प्लेन एक्स वाई, यहाँ पर पॉइंट पी है, तो पी से एक्स वाई प्लेन की डिस्टेंस, ये प्लेन जो आपका एक्स वाई है, पॉइंट पी से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो किसके इक्वल होगा, एक्स वाई प्लेन से जेड के पैरेलल है तो जेड की बराबर इक्वल होगा. इसी तरह से यदि हम एक्स जेड पर ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर, तो ये किसके पैरेलल दिख रहा, वाई एक्सेस के. तो एक्स वाई प्लेन से पी की, एक्स जेड प्लेन से पी की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, वाई की. और यदि पी के से वाई जेड प्लेन पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सेस के. तो दैट विल बी एक्स रिस्पेक्टिवली. डिस्टेंस फार्मूला आर इज इक्वल टू किसी टू पॉइंट्स में x1 y1 x z1 एंड x2 y2 z2 का बीच का डिस्टेंस कितना होता है, x अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर. एक और पढ़ा था आपने सेक्शन फार्मूला, कि यदि किसी लाइन को कोई पॉइंट r जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हों, किसी लाइन सेगमेंट पी क्यू जिनके कोऑर्डिनेट्स के अनुसार x1 y1 z1 और x2 y2 z2 हों, उनको लैम्डा रेज़ टू 1 में इंटरनली डिवाइड करता हूँ. इंटरनली डिवाइड करता हूँ मतलब किसी पॉइंट पर पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है और उस पी क्यू लाइन सेगमेंट को के बीच में ही या पी से क्यू के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है आर जो उसको लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड करता है. हम m1 रेशो m2 नहीं लेंगे, सिंगल लेंगे, तो सिंगल में अपने को आइडेंटिफाई करने में, वेरीफाई करने में, वैल्यू फाइंड आउट करने में इजी पड़ता है. लैम्डा रेशो 1 बोला हमने, लैम्डा इक्वल टू m1 m2 ही है, लैम्डा रेशो 1 हमने कर दिया, तो m1 m2 को हमने लैम्डा मान लिया. तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, लैम्डा x2 प्लस x1 अपान लैम्डा प्लस 1, लैम्डा y2 प्लस y1 अपान लैम्डा प्लस 1, लैम्डा z2 प्लस z1 अपान लैम्डा प्लस 1. ये तो प्रीवियस क्लास का इंट्रोडक्टरी पार्ट था. अब आते हैं जो इस साल शुरू होना है, डायरेक्शन कोसाइंस. व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइंस? यू नो मीनिंग ऑफ डायरेक्शंस, which shows direction, which shows directions, जो क्या करता हो, डायरेक्शंस दिखाता हो, निर्देशित करता हो, किसके लिए, दिशाओं को निर्देशित करता हो, डायरेक्शन शो करता हो. डायरेक्शंस एंड कोसाइंस, इट इज मेड बाय टू वर्ड्स, डायरेक्शंस एंड कोसाइंस. कोसाइन, cos is a trigonometric function, cosine is a trigonometric function, and directions show the particular direction, unit direction. We know that कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन होकर पास होती है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन पास होती है. तो हम किसी पॉइंट को जब लोकेट करते हैं, किसी पर्टिकुलर यूनिक पॉइंट को लोकेट करते हैं, तो पर्टिकुलर वही पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं. तो उसको लोकेट करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस देनी होंगी जिससे कि वो पॉइंट फिक्स हो जाए. तो इन कंडीशंस को फिक्स करने के लिए, इन कंडीशंस को दर्शाने के लिए, उस पॉइंट की लोकेशन को फिक्स करने के लिए डायरेक्शंस कोसाइंस का यूज होता है. अब डायरेक्शंस कोसाइंस क्या होते हैं, ये इसका इंपॉर्टेंस है. डायरेक्शन कोसाइंस मतलब जहां से इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन होकर मूव होती हो, तो उस कंडीशन में किसी पॉइंट की लोकेशन हमारे रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग फिक्स करने के लिए हम जिस मैथमेटिकल वर्ड का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस.
अब डायरेक्शंस को किस तरह से निर्धारित करेंगे, तो डायरेक्शंस को के डिटर्मिनेशन के लिए को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस पॉइंट से ओरिजिन को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो मान लो पॉइंट पी एक्स वाई जेड है, तो पी एक्स वाई जेड से हम ओरिजिन रेफरेंस फ्रेम के स्पेस के रेफरेंस फ्रेम 3D फ्रेम के ओरिजिन से मिला देंगे, तो हमें मिलेगा एक लाइन सेगमेंट ओपी। अब ओपी एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस से जो एंगल बनाता है, विच एंगल इज मेड बाय एक्स माने बाय ओपी विथ पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस इज नोन एज डायरेक्शन एंगल्स। जब कोई स्ट्रेट लाइन, जब कोई पॉइंट P को हम ओरिजिन रेफरेंस फ्रेम 3D रेफरेंस फ्रेम के ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा, और उस लाइन सेगमेंट के द्वारा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस के पॉजिटिव साइड से एक पर्टिकुलर एंगल फॉर्म किया जाएगा या मेक किया जाएगा, मेकिंग होगी। तो जो विच एंगल इज मेड बाय line segment with positive side of x axis, y axis and z axis respectively, that angles are called direction angles। चूंकि ये उस पॉइंट की लोकेशन को डिटरमाइन करते हैं, उस पॉइंट की लोकेशन को सुनिश्चित करते हैं कि ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर ही है। तो अब ये स्ट्रेट लाइन फिक्स हो गई। जैसे अपन एक फोटो को बांधते हैं ना किसी भी एंगल पे फिक्स करने के लिए, तो अपने को 2 कीले और 3 कीलों की आवश्यकता होती है। एक अपन ऊपर सेट कर देते हैं और 2 नीचे सपोर्टिंग में। तो उसी तरह से एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें 3 एंगल्स की आवश्यकता होती है। हम एक्स वाई जेड से बिल्कुल फिक्स कर देते हैं इतना इतना एंगल बनाएगा। तो ये हो गया डायरेक्शन एंगल्स। एंड व्हेन वी टेक कोसाइन ऑफ दीज एंगल्स, व्हेन वी टेक cosine of direction angles, then these cosine of angles is called direction cosines। जब डायरेक्शन एंगल्स के किसी लाइन सेगमेंट या किसी पॉइंट के लिए हम जो डायरेक्शन एंगल्स लेते हैं, यदि उनकी कोसाइंस ले लें तो उन कोसाइंस को ही क्या कहा जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि ये किसी पॉइंट या लाइन की पर्टिकुलर पोजीशन को लोकेट करती हैं और यूनिक बनाती हैं या उसे फिक्स कर देती हैं। क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट उस लाइन सेगमेंट में उस पॉइंट P को मिलाने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी पोजीशन को ये फिक्स करती हैं, इस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस इस तरह से बहुत सिंपल चीज है कि एनी लाइन सेगमेंट मेक्स an angle, any line segment makes an angle with x axis, y axis and z axis, positive side of x axis, y axis and z axis. That angle is known as direction angles. That angle is known as direction angles, and its cosines are cosines of direction angles is known as direction cosines, and it is always represented in whole word by LMN। it is represented, इसे प्रदर्शित किया जाता है निर्देश फ्रेम के अंतर्गत, किससे, अल्फा माने L, स्मॉल m and स्मॉल n। डायरेक्शन कोसाइंस of any line segment is represented in whole word by small l, small m and small n, ताकि कहीं भी होल यूनिवर्स माने होल वर्ल्ड में यदि कोई मैच कर रहा है डायरेक्शन एलिमेंट का यूज कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि हम इंडिया में बैठे हों, अमेरिका में हों या ब्रिटेन में हों, जब हम LMN की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हम डायरेक्शन कोसाइंस की 3D में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस समझ में आया कि क्या है डायरेक्शन कोसाइंस, किसी लाइन सेगमेंट के द्वारा
एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस के पॉजिटिव साइड से बनाए गए एंगल की कोसाइन को डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं, या कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल्स which make a line segment with positive side of x axis, y axis and z axis is known as डायरेक्शन कोसाइंस। अब हम यहां देखते हैं कि सपोज cos to p is a point in 3D in space, let any point p xyz, its coordinate is xyz, is situated in space and its distance from origin is r. Its distance from origin is r. Okay. Then when we join O to P, then it makes an angle alpha with x axis, beta with y axis एंड गैमा विथ जेड एक्सेस। ये दिख रहा है, तो ये एंगल हो गया आपका एक्स एक्सेस के साथ, ये हो गया वाई एक्सेस के साथ, और ओपी के द्वारा जो बनाया गया लाइन सेगमेंट जेड एक्सेस के साथ कितना गैमा। तो ये एंगल आपका हो गया ये हो गया अल्फा, ये गैमा और ये बीटा। तो दीज आर कॉल्ड अल्फा, बीटा एंड गैमा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। And when we take its cosine, cosine of alpha, cosine of beta, cosine of gamma, then it is called direction cosines of line segment OP. Direction cosines of line segment OP. Again, since direction cosines LMN are cosines, and cos is always, cosine of any angle is always lies between -1 to +1। किसी भी एंगल की कोसाइन थीटा की वैल्यू प्लस आर माने -∞ से +∞ हो, तो भी कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा किसके बीच में होगी, -1 से +1 के बीच ही रहती। इसका मतलब है कि एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1। सिंस एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस आर कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल्स, सो इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to +1। चूंकि डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, किसी डायरेक्शन एंगल्स की कोसाइन है, जिसके कारण, और कोसाइन की वैल्यू -1 न्यूनतम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, बाकी सारी वैल्यूज इनके बीच में होती हैं, इसलिए एलिमेंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच होंगी। अब हमने लाइन सेगमेंट OP = R लिया है। अल्फा किसके बीच का एंगल है, एक्स एक्सेस और OP के बीच का, बीटा OP और वाई एक्सेस के बीच में, और गैमा OP और जेड एक्सेस के बीच में। अब हम ड्रा करते हैं, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम P to x axis, P to y axis and P to z axis। When we draw perpendicular on axis from any point, then distance of foot of perpendicular from origin will be always equal to the coordinates, to the value of coordinates at that point on its axis। माने जब हम किसी पॉइंट PXYZ से उसके XYZ एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो चूंकि हम सारी डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर चलते हैं, तो एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर के फुट तक की डिस्टेंस एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। क्योंकि हम PXYZ तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, जब हम P से तक पहुंचना चाहेंगे तो एक्स एक्सिस पर x चलेंगे, y एक्सिस के पैरेलल y चलेंगे, और z एक्सिस परपेंडिकुलर चलेंगे, और z एक्सिस के फिर परपेंडिकुलर मोड़ होंगे, और z एक्सिस के पैरेलल कितना चलेंगे, z चलेंगे। इसलिए जब किसी पॉइंट से
परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है तो परपेंडिकुलर के फुट और ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस उस एक्सेस पर उसके कोऑर्डिनेट के इक्वल होती है। तो यहाँ पर O से M की डिस्टेंस y, O से R की डिस्टेंस x और O से N की डिस्टेंस z होगी। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं OP, राइट एंगल ट्रायंगल। ही राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी टू साइड्स OR और OP परपेंडिकुलर हैं, तो माने हाइपोटेनियस कौन हो जाएगी, ये हो गई OP। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस। तो OR और OP PR, OR और PR परपेंडिकुलर है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस कितना है, बेस हो जाएगा OR और आपका हाइपोटेनियस हो गई OP को हमने R लिया है और ये डिस्टेंस x है। तो L इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू OR अपान OP इज इक्वल टू x अपान R। अगेन वी टेक ट्रायंगल OPM, in triangle OPM, again in triangle OPM, cos beta equal to base OM and hypotenuse OP, OM upon OP. Since OM is equal to y and OP equal to R, then it will be M equal to cos beta is equal to y upon R. Third, in triangle OPN, PN and ON are perpendicular and so OP is hypotenuse in this triangle. Then cos gamma is equal to base ON upon hypotenuse OP is equal to Z upon R. Hence यदि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें L इक्वल टू, तो X इक्वल टू LR, M इक्वल टू Y इक्वल टू MR और Z इक्वल टू NR। तो यदि हमें किसी ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस मालूम हो और उसके डायरेक्शन कोसाइंस पे मालूम हो तो हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हमें किसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस और उस लाइन सेगमेंट के उसको पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाले लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस मालूम हो तो हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट विल बी ऑलवेज x इक्वल टू LR, y इज इक्वल टू MR, z इज इक्वल टू NR, where R distance between 2 points O origin 0 0 0 and P x y z means distance between O to P will be x minus 0 square means x square under root x minus 0 square plus y minus 0 square plus z minus 0 square. So R is equal to under root x square plus y square plus z square. R is equal to under root x square plus y square plus z square. Again if we add square of equation 1, 2 and 3 we get L square, M square, N square, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to x square upon R square plus y square upon R square plus z square upon R square. अब तीनों का डिनोमिनेटर R square है, LCM हो गया R square, so we get L square plus M square plus N square is equal to cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to x square plus y square plus z square upon R square. Since R is equal to under root x square y square z square, so R square equal to x square plus y square plus z square और R square में हम इसको हम x square plus y square plus z square से डिवाइड कर दें कितना मिलेगा 1. So we get L square plus M square plus N square is equal to cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1. It means sum of square of direction cosines of any line segment will be always equal to 1. कहने का आशय यह है कि किसी भी लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन कोसाइंस
के वर्ग या स्क्वायर का सम सदैव 1 होता है। किसी भी 3D में किसी भी लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 होता है। ये प्रूव भी कर लिया हमने। तो ये इसमें डायरेक्शन कोसाइंस तक ले रहे हैं, इसका नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्शन रेशियोज लेंगे। ओके, थैंक्स।